बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इन हालात को बयान कर रहे हैं जो अब्बासी हुक्मरानों के हाथों हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शहादत कत्ल का बहस पड़े। इमाम जाफर सादिक जो अपने गहरे इल्म और क़यादत के लिए मशहूर थे, अब्बासी हुकूमत के सियासी इस्तेहकाम के लिए एक अहम खतरा थे। हम इस दौर में ताकत, मजहब और हुक्मरानी के बामी तमाम अमल को बयान करेंगे जो नाजरीन को इस बात की जामिया समझ फराहम करेंगे कि इसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई थी। तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी मर्द रिश्तेदारों और चाचाजाद भाई हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला से तौल्लुक रखने वाले एक ग्रोह ने अब बनी उमैया के खिलाफ अब्बासियों के साथ जंग की थी। वो चाहते थे कि इक़्तिदार अम्मे जाफर सादिक को दिया जाए, जो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के नवासे और इस वक्त इस्लामी फ़िक़्ह के सबसे बाअसर उलमा में से एक थे। जब यह वाज़ा हो गया कि अब्बासी खानदान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान को इक़्तिदार सौंपने का कोई इरादा नहीं रखता, तो हजरत अली के वफादार ग्रोह मुखालफत में आ गए। जब अल मंसूर दूसरे अब्बासी खलीफा के तौर पर बरसरे इक़्तिदार आया तो इसने अब्बासी इनकलाब की हमायत करने वाले वसी मुस्लिम इत्तेहाद में इन अनासर को दबाना शुरू कर दिया। वो पहले अब्बासी खलीफा होंगे जिन्होंने अवामी पॉलिसी के मामले में इस्लामी ऑर्थोडॉक्स को बरकरार रखा। अगरचे अल मंसूर की हुकूमत ने अशराफिया के निजी दायरे में दखल अंदाजी नहीं की थी, लेकिन अवामी अबादत में रासकुल अकीदा को फरोग दिया गया था। मिसाल के तौर पर हज्जाज कारवां की तंजीम के जरिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के खानदान के साथ अल मंसूर का सख्त सलूक 762-763 में बगावत का बहस बढ़ा, लेकिन आखिरकार इन्हें शिकस्त हुई। इमाम जाफर सादिक अब्बासी खानदान की हरासानी का निशाना बने और आवाम में इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत के जवाब में बिलाखिर अल मंसूर के दौरे हुकूमत के 10वें साल में खलीफा के हुक्म पर जहर दे दिया गया। मुतज़्ज़िला के मुताबिक अबू हनीफा नौमान, जिन्होंने फिक्का का एक मकतब कायम किया, अल मंसूर ने कैद किया था। एक और मकतब के बानी मालिक इब्ने अनस को इनके दौरे हुकूमत में कोड़े मारे गए थे, लेकिन अल मंसूर ने खुद इससे तज़ियत नहीं की। इस वक्त मदीना के गवर्नर अल मंसूर के कज़र ने कोड़े मारने का हुक्म दिया था और इसे ऐसा करने की सजा दी गई। मोहम्मद और इब्राहिम इब्ने अब्दुल्ला इमाम हसन बिन अली के पोते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते को अल मंसूर ने अपने दौरे हुकूमत के खिलाफ मुगावत करने के बाद सताया था। वो इसके जुल्म और सतम से बच गया, लेकिन अल मंसूर का गुस्सा इनके वालिद अब्दुल्ला इब्ने हसन और इसके खानदान के दिगर अफराद पर नाज़िल हुआ। अब्दुल्ला के बेटे बाद में शिकस्त खाकर मारे गए। अल मंसूर पहले अब्बासी खलीफा थे जिन्होंने तर्जमे की तहरीक की सरपरस्ती की थी। अल मंसूर को फल्कियात और इल्म नजूम के मतून को तरजम के सरपरस्ती में खास दिलचस्पी थी। अल मंसूर ने साइंसदानों को अपने दरबार में बुलाया और माहिरीन फल्कियात के सरपरस्त के तौर पर मशहूर हुए। जब अल मंसूर की बगदाद की अदालत में एक हिंदुस्तानी फल्कियाती हैंडबुक, एक हिंदुस्तानी फल्कियाती किताबचा पेश किया गया, जिसमें आसमानी मकामात का हिसाब किताब करने के लिए जिदुलस शामिल थी। जो अल मंसूर ने फल्कियात पर इस बड़े हिंदुस्तानी काम को संस्कृत से अरबी में तर्जमा करने का हुक्म दिया। जील आल सिंध के अरबी तर्जमे में फल्कियाती जदूलों को मुस्लिम स्कॉलर ने बड़े पैमाने पर अपनाया। अल मंसूर के दौरे हुकूमत में यूनानी तसनीफ का भी तर्जमा किया गया, जिसे बतलियोमस की अल महजस्त और बुकलट की अन्नासर। अल मंसूर के पास फल्कियात, रियाजी, तिब, फलसफा और दीगर अलूम पर फारसी किताबें थी, जिनका तर्जमा इल्म इकट्ठा करने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम में किया गया। फारसी किताबों का तर्जमा कदीम ईरानी वर्से और फारसी एहतियाती तहरीक में बढ़ती दिलचस्पी का हिस्सा था, जिसका सरपरस्ती अल मंसूर ने की।
پہلوی میں کاموں کا ترجمہ اور مطالعہ فارس کی ایک قبل اسلام کی زبان دانشوروں اور مصنفین کے درمیان فیشن بن گیا، جنہوں نے عباسی خلافت کی حمایت کی۔ المنصور کی انتظامیہ میں فارسی نظر کے سرکاری سیکرٹریوں نے شاہ انتظامیہ کی تاریخ اور اصولوں پر پہلوی تحریروں کے ترجمے کی سرپرستی کی۔ مشہور عربی ترجمے ابن مختفی نے تحریر کیے، جن میں ساسانی سلطنت کے نظام اور درجہ بندی کو دستاویزات کیا گیا تھا۔ تو دوستو، المنصور کو ترجمے کے معیار میں بہت دلچسپی تھی، اور اس نے الحجاج ابن یوسف ابن مطر کو یوکنڈ کے عناصر کا 2 مرتبہ ترجمہ کرنے کی ادائیگی کی۔ المنصور نے طبی کتابوں کے عربی ترجمے لکھنے کے لیے طبیب جبریل بن بخشیچو کو ادائیگی کی، جبکہ گلین اور بروکریٹس کی لکھی گئی طبی تحریروں کا پہلے عربی ترجمہ المنصور کے سرکاری مترجم کے طور پر کیا گیا۔ 765 میں المنصور معدے کی بیماری میں مبتلا ہوا، اور اس نے شامی زبان بولنے والے عیسائی طبیب چرجس ابن بخشو کو علاج کے لیے نشاپور سے بغداد بلایا۔ ایسا کرتے ہوئے المنصور نے عباسی خلفاء کے درمیان روایت شروع کی، جو نستوری عیسائی خاندان کے ڈاکٹر کو ان کی ضروریات پوری کرنے اور اصل عربی طبی مکالمات لکھنے کے ساتھ طبی متن کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ادائیگی کرنے تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ خلیفہ ابو منصور کی خارجہ پالیسی کیا تھی۔ تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔